गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर 2 का नेम है संसाधन के रूप में लोग, पीपुल एज रिसोर्स। तो आइए बिना देर किए हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। यह लोगों की सकल घरेलू उत्पाद के सृजन में योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा, कुछ लोग यह मानते हैं कि जनसंख्या एक दायित्व है, ना कि एक परिसंपत्ति, किंतु यह सच नहीं है। लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है यदि हम उनमें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करें। जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज आदि हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बहुमूल्य संसाधन है। लोग राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता मात्र नहीं हैं, अपितु वे राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उत्पादक भी है। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, क्योंकि वे भूमि एवं पूंजी का प्रयोग करते हैं। भूमि एवं पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर होगा, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। किसी बच्चे की शिक्षा और प्रशिक्षण पर किए गए निवेश के बदले में वह भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक आय एवं समाज में बेहतर योगदान के रूप में उच्च प्रतिफल दे सकता है। शिक्षित लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व जान लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और कुल उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करती है। कुल उत्पादकता देश के विकास में योगदान देती है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर होगा, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही अपने काम के साथ न्याय कर सकता है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन एवं देश के लिए दायित्व है। कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी दक्षता से काम ना कर सके। स्वास्थ्य न केवल किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, अपितु मानव संसाधन विकास में वर्धन करता है, जिस पर देश के कई क्षेत्र निर्भर करते हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता एवं बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर होगा, हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहना मात्र ही नहीं है। स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षण एवं खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलाप शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में एक अस्वस्थ मजदूर अपनी उत्पादकता और अपने देश की उत्पादकता को कम करता है। इसलिए किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? तो इसका उत्तर होगा, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, वन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं खनन आदि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्रक में बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, बीमा, पर्यटन एवं स्वास्थ्य आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, वे क्रियाएं जो देश की आय में वृद्धि करती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। दूसरे शब्दों में
जो क्रियाएं आय के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, और वे क्रियाएं जो आय के लिए नहीं की जाती उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। यदि कोई माँ किसी होटल में खाना बनाती है और उसे उसके लिए पैसे मिलते हैं तो यह एक आर्थिक क्रिया है। जब वह अपने परिवार के लिए खाना बनाती है तो वह एक गैर आर्थिक क्रिया कर रही है। अगला प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? तो इसका उत्तर है, महिलाएं निम्नलिखित कारणों से निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। का बाजार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण में शिक्षा महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित होती हैं। उनके पास बहुत कम शिक्षा एवं निम्न कौशल स्तर है, इसलिए उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। खा ज्ञान व जानकारी के अभाव में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो उन्हें कम मजदूरी देते हैं। उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी भी नहीं है। ग महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रायः कम वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, बेरोजगारी का अर्थ है जब लोग काम करने के इच्छुक हों किंतु रोजगार ना मिले। यह स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है। कामगार जनसंख्या में 25 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा प्राय किसी क्रिया से जुड़े परिवारों के सदस्यों के साथ होता है। काम में 5 लोगों की आवश्यकता है किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, जहां 3 लोग अतिरिक्त हैं। यदि इन 3 लोगों को हटा लिया जाए तो भी उत्पादकता कम नहीं होगी। ये 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल हैं। इसके बाद मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि कोई पूर्णकालिक रोजगार नहीं है, यह मौसमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बिजाई, कटाई, निराई और गहाई की जाती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, शिक्षित बेरोजगारी शहरों में एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवा रोजगार पाने में असमर्थ है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की अपेक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आती है, क्योंकि कुछ वर्गों में अतिशेष जनशक्ति अन्य क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी के साथ साथ विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों में बेरोजगारी व्याप्त है, जबकि दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी तकनीकी कौशल की कमी है। उपरोक्त के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक कृषि क्षेत्र है, किंतु हाल ही के वर्षों में प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण इस क्षेत्र में गिरावट आई है। कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रमिक द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में जाना चाहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक लघु स्तर विनिर्माण क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्रक में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक विनिर्माण क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्रक में कई नई सेवाओं का आगमन हुआ है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी आदि। हाल ही के वर्षों में बीपीओ अथवा कॉल सेंटर उद्योग में सर्वाधिक नौकरी के अवसर पैदा हुए हैं। मध्यम रूप से शिक्षित युवा वर्ग के लिए ये वरदान साबित हुए हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने हेतु निम्नलिखित उपाय सहायक सिद्ध हो सकते हैं। का केवल किताबी ज्ञान देने की अपेक्षा अधिक तकनीकी शिक्षा दी जाए। खा शिक्षा को अधिक कार्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए। एक किसान के बेटे को साधारण स्नातक की शिक्षा देने की अपेक्षा इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि खेत में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। ग शिक्षा को लोगों को स्वावलंबी एवं उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। घ शिक्षा के लिए योजना बनाई जानी चाहिए एवं इसकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अंगा रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाने चाहिए।
अगला प्रश्न है, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? इसका उत्तर होगा हाँ। मुझे अपने माली द्वारा सुनाई गई कहानी याद आती है। उसने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसके गांव में सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़कों, बाजार और यहाँ तक कि पानी व बिजली की उचित आपूर्ति का भी अभाव था। गांव के लोगों ने पंचायत का ध्यान इन सभी समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। पंचायत ने एक स्कूल खोला जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला। जल्द ही गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे और वहां कई प्रकार की तकनीकों का विकास हुआ। अब गांव वालों के पास बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी एवं बिजली की भी उचित आपूर्ति उपलब्ध थी। सरकार ने भी जीवन स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए थे। कृषि एवं गैर कृषि क्रियाएं भी अब आधुनिक तरीकों से की जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, क्यों? इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, उसी प्रकार लोग भी बहुमूल्य संसाधन हैं। लोग राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता मात्र नहीं हैं, अपितु वे राष्ट्रीय संपत्तियों के उत्पादक भी हैं। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, क्योंकि वे भूमि एवं पूंजी का प्रयोग करते हैं। भूमि एवं पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते। यदि हम लोगों में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करें तो जनसंख्या के बड़े भाग को परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। हम जापान का उदाहरण सामने रखते हैं। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इस देश ने अपने लोगों पर निवेश किया, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अंततः इन लोगों ने अपने संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करने के बाद नई तकनीक विकसित करते हुए अपने देश को समृद्ध एवं विकसित बना दिया है। इस प्रकार मानव पूंजी अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इस चैप्टर का अभ्यास कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ऊपर में लिखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो इसका उत्तर होगा, यह एक शिक्षा अभियान है जिसका उद्देश्य है कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान की जाए। दूसरा प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर को कैसे घटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, शिशु मृत्यु दर को निम्नलिखित तरीकों से घटाया जा सकता है। पहला, माताओं को शिशु पालन में प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरा, बच्चे के लिए अच्छे भोजन और पोषण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा, शिशुओं की संक्रमण से रक्षा करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक? का नंबर, विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। तो इसका उत्तर होगा आर्थिक क्रियाएं। खा नंबर का क्वेश्चन है, विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। तो इसका उत्तर होगा गैर आर्थिक क्रियाएं। ग, सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। तो इसका उत्तर होगा आर्थिक क्रियाएं। घ, सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। तो इसका उत्तर होगा गैर आर्थिक क्रियाएं। अब चौथा प्रश्न है, आरेख 2.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये आपके किताब में दिया हुआ है, इसे देख करके आप जो है वो क्वेश्चंस को उतार सकते हैं, और नहीं तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से भी जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसका का नंबर का क्वेश्चन है, क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है। इसका खा नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही? इसका उत्तर होगा वर्ष 2011 में भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही। अब इसका गा नंबर का प्रश्न है, भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से हमें यह पता चलता है कि पुरुष वर्ग बाहर का काम करते हैं और वे धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिसके लिए पुरुष वर्ग को अधिक पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा एवं कौशल प्राप्त करके एक अच्छा वेतन पा सकें। और पहले के लोगों की ये मानसिकता भी थी कि घर को सही ढंग से चलाने के लिए पुरुषों का शिक्षित होना या किसी प्रकार के कौशल का अनुभव या ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए पुरुषों में साक्षरता दर अधिक है। घ नंबर का प्रश्न है इसका, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? तो इसका उत्तर होगा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित निम्न कारणों से हैं। पहला, लोगों की यह मानसिकता थी कि महिलाएं तो अधिकतर घर के कामकाजों में ही ज़्यादा लगी रहती हैं और उन्हें कहीं कोई नौकरी तो करना है नहीं, इसलिए उन्हें कम पढ़ाया जाता था। दूसरा पॉइंट है इसका,
लोगों का यह कहना था कि बेटी या महिला को कितना भी पढ़ाया जाए क्या फ़ायदा, अंत में उसे तो चूल्हा ही फूकना। तीसरा पॉइंट है, शुरुआत से ही माता पिता लड़कियों को अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने का जरिया नहीं मानते, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों को अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है। इसलिए उनकी शिक्षा को पैसे और समय के अपव्यय के रूप में माना जाता है। इसी कारणवश माता पिता लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को स्कूल भेजना पसंद करते हैं। अब इसके बाद अंगा नंबर का प्रश्न है, आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा जनगणना 2011 की मदद से। 4 नंबर का प्रश्न है, 2020 में भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? तो इसका उत्तर होगा पुरुषों की साक्षरता दर 85 से 90% के बीच होगा और स्त्रियों की साक्षरता दर 80 से 85% के बीच होगा। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।